चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज के दिन 15 दिसंबर 1950 को हमने हमारे देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को खो दिया था। यानी 15 दिसंबर 1915 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया था। आज हम उनके बारे में ए टू जेड सारी बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड में हुआ था। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को इसलिए भारत सरकार मनाती है नेशनल यूनिटी डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है 31 अक्टूबर। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। 31 अक्टूबर दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नॉर्मल परिवार से थे। 1911 में जब 36 साल के ये हुए तब इन्होंने इंग्लैंड जाने का सोचा कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, ब्रिटेन जाऊंगा और वहां से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करूंगा। देखिए, आज जो हमारे देश में लॉ की पढ़ाई होती है और व्यक्ति लॉयर बनता है, तो उस समय जो लॉ की पढ़ाई होती थी ब्रिटेन में, वहाँ पे जो पोस्ट मिलती थी वो बैरिस्टर की मिलती थी। इसलिए गांधी हो या नेहरू हो या और भी जो लोग नेता थे, सॉरी जो लोग लॉयर थे या वकील थे, वो लोग बैरिस्टर की डिग्री पाते थे। तो ये बैरिस्टर की डिग्री करके लंदन से आए और उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की और काफ़ी जल्दी एक सफल बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में ये जाने जाने लगे। फिर इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई गुजरात में, और जब गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा ये इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए और इन्होंने अपने अच्छी खासी वकालत की जो पेशा था उसको छोड़ दिया और गांधी जी के साथ जुड़ गए। गांधी जी के साथ इन्होंने 1918 में जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था, खेड़ा आंदोलन, उसमें गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया। और खेड़ा आंदोलन आपको अहमदाबाद के पास ही है, अब तो शायद अहमदाबाद के भीतर ही होगा ये जगह। तो ये खेड़ा एक गांव था जहाँ पे प्लेग फैला हुआ था और अकाल भी था, और इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने यहाँ का लगान काफी बढ़ा दिया था। इसको लेकर एक आंदोलन था जिसमें अल्टीमेटली गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई और किसानों की जीत हुई। 1920 में जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने पूरे वेस्ट इंडिया में, यानी भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पे घूम घूम के 3 लाख नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ा, उनको ऐड किया और इस आंदोलन में उनको शामिल किया। और लगभग 1.5 मिलियन, यानी उस समय के लगभग 15 लाख रुपए उन्होंने पार्टी फंड के लिए जुटाए। उसके बाद बात करें तो सरदार को, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है बारदोली सत्याग्रह से। बारदोली सत्याग्रह में यहाँ भी वही रीजन था कि लगान बढ़ा दिया गया था, उस तरह की उपज हुई नहीं थी। तो सूरत के पास बारदोली है ये, तो वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया, अंग्रेजों को मनाया। अंग्रेजों ने जो जो लगान हाइक था उसको वापस लिया और यहाँ पे उनको सरदार की उपाधि मिली। यहाँ पे उनको सरदार की उपाधि मिली तो वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने 1930 में जो नमक सत्याग्रह किया अहमदाबाद से दांडी यात्रा, उसके बाद सरदार को पकड़ लिया गया, बिना किसी ट्रायल के उनको पकड़ लिया गया, बिना किसी सुनवाई के उनको जेल में रख दिया। उसके बाद लगभग 4.5 साल वो जेल में रहे। फिर जब वो छूट के आए तो 1937 में 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय इलेक्शन हुए थे, तो वहां कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी और केंद्रीय स्तर में भी, यानी सेंट्रल लेवल पे भी अपनी सरकार, यानी एक तरह से कहें तो काफी मंत्री थे। लेकिन 1 सितंबर 1939 को जब उस समय के वाइसराय लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस से पूछे भारत को कहा कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा, तो इस विरोध में कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और इस फैसले का एक तरह से समर्थन किया था। सरदार पटेल ने नेहरू के इस फैसले का समर्थन किया था कि भाई हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस मिनिस्ट्री से एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस समय के वाइसराय लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस से पूछे 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को युद्ध में ढकेल दिया। 1942 में 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे के, देखिए आज थोड़ी आवाज आपको बैकग्राउंड में मिलेगा, म्यूजिक, ये म्यूजिक नहीं है, यहाँ कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है पीछे, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 8 अगस्त
1942 को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक जो मैदान था, जिसको अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, वहां से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और इसमें भी एक ओजस्वी भाषण दिया था गांधी जी के हर पल साथ थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। हम आजाद हुए, हमें आजादी मिले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए। और साथ में स्टेट्स डिपार्टमेंट का भी इनको काम दिया गया कि राज्यों को इकट्ठा करना है, राज्यों को साथ रखना है। और जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, जो 565 रियासतें थी, इनको भी सरदार तुम्हें इकट्ठा करना है, हमें इस देश को यूनाइट रखना है, हमें इस देश को अखंड रखना है। सरदार ने एक मजबूत भारत का सपना देखते हुए, एक यूनाइट भारत का सपना देखते हुए, इन्होंने 562 रियासतों को प्यार से, मोहब्बत से, साम दाम दंड भेद से, डर से, पैसे से मिला लिया। लेकिन मोटे तौर पे 3 बड़ी रियासतें, जो कि एक तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी ये जूनागढ़, और ये तीसरी हैदराबाद। यहाँ पे पटेल को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो ये प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, वो चाहे तो एक संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये संघ की बात कभी एक तरह से रियलिटी में नहीं आ पाई, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माउंटबेटन ने लाया, उसमें भी ये कहा गया था कि ये जो प्रिंसिपल स्टेट हैं, ये जो रियासतें हैं, ये चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, ये चाहे तो जो ब्रिटिश मोनार्की है, यानी कॉमनवेल्थ के अधीन आ सकती हैं, यानी ब्रिटेन के अधीन जो कॉमनवेल्थ है उसमें आ सकती हैं, और ये रियासतें चाहे तो भारत में विलय कर सकती हैं, भारत में सक्सेशन कर सकती हैं, विलय कर सकती हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने यह फैसला किया कि वो स्वतंत्र रहेगा। और जम्मू कश्मीर का फैसला इसलिए भी समझ में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट था, और ना वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, ना वो इंडिया में मिलना चाह रहा था। कॉमनवेल्थ यानी ब्रिटेन के अधीन कोई रियासत नहीं गई, और विलय के लिए लगभग सारी छोटी बड़ी रियासतों ने बात मान ली। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़, ये है जूनागढ़। जूनागढ़ आज दुनिया में फेमस है अपने एशियाई शेरों के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। यहीं पे आपको जूनागढ़ में गिर नेशनल फॉरेस्ट मिलेगा, गिर नेशनल पार्क, जो कि अपने एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। ये जो जूनागढ़ था, यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की लगभग 90% से अधिक आबादी हिंदू थी। इसने पाकिस्तान से चोरी छिपे वहां पाकिस्तान के विलय पत्र में साइन कर लिया और कहा कि जूनागढ़ आपसे मिलेगा। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनागढ़ मिलेगा पाकिस्तान में कैसे, बीच में तो पानी है, उड़ के हो ना जाएगा। लेकिन जूनागढ़ ने इसको साइन कर लिया। और जब यहाँ के लोगों को ये बात मालूम चली कि जूनागढ़ का जो राजा है महाबत खान, उसने हम लोगों से बिना पूछे एक विलय पत्र पे साइन कर लिया, वो चाह रहा है कि जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में मिले, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और फिर वहाँ पे एक प्लेबिसाइट कराया गया। प्लेबिसाइट मतलब वहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया गया, और लगभग 99.5% लोगों ने बोला कि हमें इंडिया से मिलना है, और लोगों ने फिर जूनागढ़ इंडिया में आया। तो वहाँ पे लोगों की एक सरकार बन गई थी, आरजे को हुकूमत, और इसने लोगों को काफी यूनाइट किया और कहा कि भाई इस तरह थोड़ी ना पाकिस्तान में हम चले जाएंगे। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट से भारत में आया। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली, उसने पहले तो बोला कि अभी हम विचार कर रहे हैं कि आपसे मिले कि नहीं मिले। हमने भी उनको 1 साल का समय दे दिया कि ठीक है, 1 साल आपके पास समय है, आप सोचिए। जब 1 साल का समय पूरा होने का आया तो वल्लभ भाई पटेल ने फिर उससे पूछा कि भाई तुमने क्या सोचा है, तुम भारत में मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे। तो हैदराबाद के निजाम ने बोला कि भाई मेरे पास मेरी खुद की सेना है, मेरे पास रजाकार हैं, इसके जो सेना के लोग थे उन्हें रजाकार कहते थे, और मेरे रजाकार के होते हुए 1.5 लाख लगभग रजाकार थे, और मेरे रजाकार के होते हुए
मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं किसी के अंडर में नहीं आऊंगा। हैदराबाद उस समय दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी, दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी। जब ये सब सुनने को आया तो वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन लॉन्च करवाया, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और 3 दिन के भीतर ही हैदराबाद ने की आर्मी ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत का पार्ट बन गया। यानी बाय फोर्स हमने हैदराबाद को अपने अंडर में लिया। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था, उसका नाम, वो हिंदू था, हरि सिंह नाम था, और वहाँ की जो आबादी थी मोस्टली वो मुस्लिम थे। हरि सिंह ने शुरुआत में ये कहा कि मैं ना हिंदू मतलब इंडिया से मिलूंगा ना पाकिस्तान में मिलूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने जूनागढ़ को जिस तरह अपने अंडर में मिलाया है, हम जूनागढ़ का बदला कश्मीर से लेंगे और हम कश्मीर में को अपने अंडर में लेंगे, कश्मीर में कब्जा कर लेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ, ट्राइबल मतलब पाकिस्तान की सेना ट्राइबल्स का कपड़े पहन के, आदिवासी मतलब ट्राइब्स जो जनजाति है उनके कपड़े पहन के अटैक की। और जब इन पर अटैक हुआ तो 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत से बोला कि हमको मिलिट्री सहायता दीजिए। उस समय नेहरू ने बोला कि हम आपको मिलिट्री सहायता नहीं दे सकते क्योंकि आपने हमारे साथ विलय पत्र में साइन नहीं किया, और अगर बिना विलय पत्र में साइन हुए हमने आर्मी भेज दी तो दुनिया की नजरों में भारत की आर्मी एक दूसरे देश में जाएगी, और भारत ऐसा करना नहीं चाहता। तो आनंद फानंद में 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया, और फिर हमारी आर्मी के प्लेन 27 अक्टूबर को लगभग 100 प्लेन वहां श्रीनगर लैंड करते हैं और वहां पे जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेलते हैं। लेकिन तब तक पाकिस्तानी आर्मी बहुत अंदर तक आ चुकी थी, और आज जो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, मतलब जहां तक उसकी आर्मी आ गई थी, उस एरिया के 2 हिस्से हैं। नीचे वाला हिस्से का नाम है आजाद कश्मीर, और ऊपर वाले हिस्से का नाम है गिलगित बाल्टिस्तान। क्योंकि जब ये सब चल रहा था तो हमारी सरकार यूनाइटेड नेशंस गई, और यूनाइटेड नेशंस की ने मध्यस्थता कराई और उसने सीज फायर कराया। सीज फायर मतलब जिसकी आर्मी जहां खड़ी है वहीं पे रुक जाए। तो बहुत बड़े एरिया में पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी थी और वो वहीं रुक गई। तो ये एरिया जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके 2 हिस्से हैं। और ये जो मेरे पास हिस्सा है, इसमें हम बात करें तो ये बहुत बड़ा हिस्सा लेह का है, और फिर ये बात करें तो ये कश्मीर है, तो नीचे जम्मू है। इस तरह हमें हमें जम्मू एंड कश्मीर का आधा हिस्सा हमारे पास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने भारत को यूनाइट किया। और जिस तरह जर्मनी को यूनाइट किया था बिस्मार्क ने, उस तरह भारत को इकट्ठा किया, अखंड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। इनके सम्मान में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट नाम के गांव में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनी है, और इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये आपको साधु बेट आइलैंड में मिलेगी, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। इससे पहले चाइना की जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा थी, बुद्धा की मूर्ति है, वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। फिर उससे छोटी ज्ञानगिंग थी, ये भी चाइना की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपको यूएसए में मिलेगी, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। ये रशिया में मिलेगी, मदरलैंड फॉल्स। क्राइस्ट द रिडमल ब्राजील में मिलेगी, और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां मिलेगी। तो आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है, और इसको बनाया है पद्म भूषण से सम्मानित वी सुतार ने। और वी सुतार जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित है, और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को चलाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट चलाता है। और यहाँ पे देश भर के किसानों से लोहा लिया गया, एक कैंपेन चला, लोहा कैंपेन, और अल्टीमेटली हमें ये लगभग 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलती है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इन्होंने कहा था इस देश के सिविल सेवकों को कि आपको देश का स्टील फ्रेम बनना है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनना है, कि कोई भी इमारत बनती है तो उसके अंदर लगा होता है स्टील, ऊपर भले कुछ भी हो उस इमारत के नीचे होता है स्टील, और वो जो स्टील होता है वो इस इमारत को मजबूती प्रदान करता है। तो इन्होंने कहा था कि मेरे देश के सिविल सेवक, तुम्हें इस देश का स्टील फ्रेम बनना है, तुम्हें इस देश का स्टील फ्रेम बनना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आप लोग आईपीएस जब बनेंगे तो आप लोग जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, और ये आपको मिलेगी हैदराबाद में। ठीक है, इस हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो में पुलिस के दम पे ही हमने जीता, वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी आपको मिलेगी। तो सरदार पटेल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातों को हमने इसमें जान लिया। कॉलेजियन सिस्टम की बात करें, ये एक प्रकार का सिस्टम है। इस सिस्टम से जो हमारे देश के न्यायाधीश हैं उनको चुना जाता है। हाल ही में ये हुआ कि सरकार का ये कहना है कि जुडिशरी की तरफ से और पार्लियामेंट्रियंस की तरफ से, सांसदों की तरफ से ये बात आ रही है कि ये जो जजों का नियुक्ति करने की जो तरीका है कॉलेजियन सिस्टम, क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए। ये पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो वो क्यों इंडिपेंडेंट है, और इसमें एक सबसे बड़ा रोल कॉलेजियम का भी आता है, क्योंकि जुडिशरी की नियुक्ति सरकार नहीं करती है, सरकार से अप्रूव करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है और ये जो जुडिशियल जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह आपको मिलेगा। तो कॉलेजियम मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में इस कॉलेजियम सिस्टम में आपको सीजेआई मिलेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज मिलेंगे। जो सबसे सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बाद, वो आपको इस कॉलेजियम में मिलेंगे। यानी ये 5 लोग मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज प्रमोट होकर आएगा, किसको और कौन नहीं आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में हर तरह की नियुक्ति ये तय करता है कॉलेजियम। अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में भी जो हाई कोर्ट का सीजेआई होगा और 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे हाई कोर्ट के, वो वहां का कॉलेजियम बनाते हैं। और ये लोग तय करते हैं कौन आएगा, और फिर उसकी जो रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए वो जो लिस्ट जाती है कि भाई हम मिस्टर ए को अब जज बनाना चाहते हैं, मिस्टर बी को बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उनकी जो सूची है सरकार से एक बार चर्चा करके उस पर अप्रूवल देता है। यानी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब सवाल ये है, ये जो मैंने आपको कहानी बताई सुप्रीम कोर्ट को लेकर, ये आर्टिकल 124 में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है कि जो नेम्स होंगे वो कौन रिकमेंड करेगा, कॉलेजियम। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, कॉलेजियम कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, आर्टिकल 124। लेकिन ध्यान रखिए जो कॉलेजियम है ये सिर्फ नाम रिकमेंड करते हैं कि ये व्यक्ति को इस पद में हम रख रहे हैं, और फिर वो राष्ट्रपति उसमें मुहर लगाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी या अर्हता चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो व्यक्ति जज बनेगा उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी ये है कि उसकी उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वो जज के रूप में किसी हाई कोर्ट में 5 साल से अधिक काम किया हो, कम से कम 5 साल काम किया हो जज के रूप में, या वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल काम किया हो, तो वो व्यक्ति अपना नाम ऊपर भेज सकते हैं, कॉलेजियम उनका नाम रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को। ये शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो ये 65 की जगह 62 कर लेना, ये 5 ठीक है। और यहाँ पे अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो कम से कम 5 साल का आपके पास किसी जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज के रूप में आपने 5 साल किया हो, या 7 साल का अनुभव हो आपके पास किसी हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में, तो ये आपके लिए हो जाएगा उधर राज्यों के लिए। अब सवाल ये है कि कॉलेजियम सिस्टम आया कहाँ से
और क्या करता है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कॉलेजियल सिस्टम होता है। आर्टिकल 124 का 2 वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट में किस तरह नियुक्ति की जाएगी जजों की, और 217 का 1 बात करता है कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस तरह की जाएगी। और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति CJI की कंसल्टेशन यानी उनसे सलाह मशवरा करने के बाद नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता CJI के रिकमेंडेशन पे। तो शुरू में तो ऐसा था, 1993 से पहले ऐसा था कि जो एक तरह से लॉ मिनिस्टर होता था, विधि मंत्री CJI से सलाह मशवरा करके नामों की लिस्ट फाइनल करता था और फिर राष्ट्रपति के पास जाती थी और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता था। लेकिन 1993 में 3 जजेस केस आया, यानी इसमें 3 जज बैठे हुए थे, 3 जजेस केस आया और उसने बोला नहीं, जब भी नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो कॉलेजियम सिस्टम बनेगा। और वो कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा मैंने आपको बताया। तो ये कॉलेजियम सिस्टम पैदा कब से हुआ? 1993 के 3 जजेस केस से पैदा हुआ। 5 साल बाद 9 जजेस की बेंच बैठी और उसने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम में जो CJI का ओपिनियन है, CJI अगर कह रहा है इस व्यक्ति को बनाना है नहीं बनाना है, उसका ओपिनियन को महत्व दिया जाएगा। यानी उन 5 में से सबसे भारी कौन है? और बातों में CJI। और इससे कंपोजिशन की बात हमने कर ही ली। सरकार ने 2014 में सोचा कि ये क्या है कि जो जज है वही तय कर रहा है जज कौन बनेगा, यानी ये तो अंकल सैम वाला सिस्टम हो गया कि हम अपने घर के ही बच्चे लोगों को काम दे रहे हैं। 2014 में सरकार ने सोचा कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए और उन्होंने 99 संविधान संशोधन लाया और उन्होंने बोला कि हम एक संस्था बनाते हैं, इस संस्था का नाम रहेगा नेशनल जुडिशियल यानी न्यायिक अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इन्होंने ये कहा कि इसमें सरकार के भी कुछ लोग रहेंगे, यानी इसमें इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, CJI रहेगा, लॉ मिनिस्टर रहेगा और सरकार की तरफ से 2 और व्यक्ति रहेंगे। यानी जजों की जो नियुक्ति होगी उसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का हाथ रहे सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के लिए भी ऐसा ही था। तो एक तरह से ये इसलिए था क्योंकि भाई सरकार का दखल रहे और सरकार को पता रहे कौन आ रहा है, फेयर इलेक्शन मतलब चुनाव हो रहा है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया और बोला कि ये जो कानून बना है ये असंवैधानिक है और हमारे देश में संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला ये जो NJAC है ये असंवैधानिक है, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम चालू हो गया। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने इसको लाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देकर इसको खत्म कर दिया कि भाई ये NJAC असंवैधानिक है, NJAC को खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बहुत तेरे देखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके बच्चे भी वकील बनते बाद में जज बन जाते हैं, यानी पूरी फैमिली ट्री जो है वो जजेस वकीलों की रहती है और उनको पता है कि इतने साल प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगर परिवार वाले ऊपर है तो कॉलेजियम सिस्टम में अपनी बात हो जाएगी, हम जज बन जाएंगे। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई हाई कोर्ट का जज, कंट्रोवर्सीज बहुत सारी होती है और बहुत सारे टैलेंटेड जूनियर जजेस एडवोकेट्स को मौका नहीं मिल पाता। ये इसकी क्या है क्रिटिसिज्म है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है एक तरह से भाई भतीजावाद नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। दूसरा, हमारे देश में मेरिट सिस्टम है, हर जगह मेरिट सिस्टम है, यहाँ मेरिट सिस्टम क्यों नहीं है? और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो अपनी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी या इंडिपेंडेंस के नाम पे, स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम पे इस तरह की बातों को छुपा नहीं सकती। वहीं इसका ये भी तर्क है कि जब न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है तो सरकार अगर दखल देगी, सरकार अपने लोगों को बिठाएगी, तय करवाएगी किसको नियुक्ति करना है नहीं करना है, तो सरकार हो सकता है अपने आदमी को बिठा दे और अपने परिचित को बिठा दे। और दूसरा, इस तरह सरकार का अगर दखल रहेगा तो इंडिपेंडेंस, जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी।
और आर्टिकल 50 तो कहता भी है कि भाई सरकार को जो विधायिका है और न्यायपालिका है उसके काम, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के काम को अलग करना चाहिए। तो ये है, और सरकार ने कहा अभी कि भाई सांसदों का मन है, जुडिशरी से भी आवाज आ रही कि कॉलेजियल सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। खैर कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है, लेकिन आप जानिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कब आया है और उसमें क्या क्या बातें हैं। प्रिविलेज मोशन की बात कर ले, विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात कर ले। देखिए पहली चीज तो ये समझिए, दो अलग अलग शब्द है। एक शब्द को कहते हैं राइट, एक को कहते हैं प्रिविलेज। राइट को हिंदी में कहते हैं अधिकार, और प्रिविलेज को कहते हैं विशेषाधिकार, यानी अधिकार में भी विशेष अधिकार है। आपको कोई अधिकार मिला है, उस अधिकार को अधिकार देने वाला रोक भी सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोई विशेष अधिकार मिला है, कोई प्रिविलेज मिला है, तो वो कभी कम नहीं होता। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ये विशेषाधिकार था उसका। अमीर का बच्चा कार में घूमेगा, विशेषाधिकार है उसका। तो हमारे सांसदों को भी, सांसदों को और संसद दोनों के पास कुछ विशेषाधिकार है। सांसद को इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और संसद को कलेक्टिव कैपेसिटी में है कि पूरी पूरी संसद के पास भी कोई विशेषाधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सदन चल रहा है तो किसी भी सांसद को सिविल केसेस में गिरफ्तार नहीं कर सकते, सदन के अंदर पुलिस नहीं जा सकती, सदन की कार्रवाई को कोई टेलीकास्ट नहीं कर सकता। ये कुछ विशेषाधिकार है। सदन में की गई टीका टिप्पणी, छीटा कशी, लड़ाई झगड़े को लेकर कोई विशेषाधिकार मतलब मानहानि का दावा नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते हैं संसद में लड़ाई चलती रहती है, कुर्सियां टूटती रहती, कपड़े फटते रहते, फिर भी कोई केस नहीं होता। तो कुछ उनके पास विशेषाधिकार है कि ये स्मूथली काम कर सके। अभी हाल ही में हुआ ये है कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में आप जानते होंगे कि जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है। तो हमारे देश के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जैसे रिटायर हुए, उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन उनको मिल गया। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैं राज्यसभा में, उनसे पूछा गया कि भैया पिछले 2 सालों में राज्यसभा में सिर्फ 6 ही बार गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो जब मुझे अच्छा लगता तब मैं जाता हूँ, राज्यसभा में कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं होता है और मुझे अपनी सेहत मेरी कमजोर है इसलिए मैं नहीं जाता। इन्होंने ऐसा कहा कि जब मुझको लगता है तब मैं जाऊंगा राज्यसभा। मतलब उनकी जो टोन थी थोड़ी ऐसी थी कि डेरिवेटरी थी कि वो अपने को ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, राज्यसभा को छोटा समझ रहे हैं। तो राज्यसभा के और जो मेंबरान हैं उन्होंने रंजन गोगोई साहब के ऊपर विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव निकाल दिया, प्रिविलेज मोशन पारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका ये कहना है कि इन व्यक्ति के कहने का आशय ये था कि राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंची और राज्यसभा में सिर्फ 6 बार गए और ये कह रहे हैं कि मैं जब चाहूँ तब जाऊंगा, मैं अपने मन से जाऊंगा। तो ये इसको लेकर एक आया, यानी इस यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। व्यक्तिगत रूप में इनके कहे गए वचनों की वजह से इनकी प्रिविलेज इन पर हनन मोशन की बात आई। खैर इस विशेषाधिकार प्रस्ताव से इनकी नौकरी नहीं जाएगी, मतलब इनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन ये होता क्या है, संविधान में से कोई जिक्र के ये बात कर लेते हैं। देखिए संविधान में 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 105, एक है आर्टिकल 191। 105 बात करता है संसद के लिए, यानी दिल्ली के लिए बात करता है, दिल्ली के लिए, और 191 बात करता है विधानसभाओं के लिए, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। इनमें कहा गया है, इन दोनों आर्टिकल्स में कहा गया है कि संविधान आपको 2 तरह के विशेषाधिकार देता है। पहला कि आप पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट यानी संसद की में जो कुछ भी हुआ उसके पब्लिकेशन का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई वहां की तस्वीर लीक कर दे, कोई वहां की फोटो या कोई बात लीक कर दे। हाँ सरकार से मुहैया होगी तो अलग बात है, बाकी ऐसे लीक हुई, ये आपके पास विशेषाधिकार है। ये दोनों को दिया, 105 में संसद को और 191 में विधानसभा। साथ में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई सिविल केस है जिसमें आपने किसी हत्या नहीं की, नॉर्मल केस है, अगर आप पे वो केस है तो भी अगर सदन चल रहा है तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर करना भी है
तो पूछना पड़ेगा, जिस सदन के वो मेंबर है उस सदन के सभापति से पूछना पड़ेगा। यानी सदन शुरू होने के 40 दिन पहले तक और सदन खत्म होने के 40 दिन बाद तक आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कुछ प्रिविलेज है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये कुछ प्रिविलेज है। तो संविधान हमको दो तरह के, हमको मतलब सांसदों को, पार्लियामेंट को इंडिविजुअल के रूप में और कलेक्टिव के रूप में दो तरह के विशेषाधिकार देता है, जो कि 105 संसद के लिए है, यानी सेंट्रल के लिए है, और 191 राज्यों के लिए। तो राज्यसभा के कुछ मेंबरान ने रंजन गोगोई साहब के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया कि इन्होंने विशेषाधिकार जो इनके पास था कि कुछ भी कह सकते हैं, उसमें इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही। और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, ये देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होती है। देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये देश का सबसे बड़ा वकील होता है। इसके बारे में आपको आर्टिकल 76 में मालूम चलेगा। ये लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन देश के सबसे बड़े वकील होने के नाते, सरकार का पक्ष रखने के नाते, ये दोनों सदनों में जाकर बात रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनके पास भी वो प्रिविलेज आ जाता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास ये प्रिविलेज नहीं होते। राष्ट्रपति के पास अलग तरह के विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस होते हैं। तो रंजन गोगोई साहब काफी फेमस व्यक्ति थे। अयोध्या वाला जो केस है इन्होंने सुनाया, इन्होंने वर्डिक्ट दिया था। तो ये कुछ प्रिविलेज मोशन को लेकर बात थी। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 105 और 191 बात करते हैं विशेषाधिकार या प्रिविलेज मोशन को लेकर। इन पर आया ही होगा कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा टिप्पणी होगी, थोड़ा सा डांट फटकार लगेगी। ये प्रिविलेज मोशन आया। प्रिविलेज मोशन संविधान में दर्ज है, दो तरह के हैं, और आर्टिकल 105 और 191 इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।